Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I am going to start new chapter, that is amino acid oxidation and the production of urea. And in this chapter I'll cover three important topics. First one is the metabolic fates of amino groups. After that, I'll come to the second topic, that is nitrogen excretion and urea cycle. And finally, I'll conclude this chapter by discussing pathways of amino acid degradation, which is third topic of this chapter. And all three topics are very important for CSR point of view and will complete in 3 classes. So please keep watching and stay tuned to build your concept crystal clear. So let's first come to the first topic of this chapter, that is metabolic fates of amino groups. अमाइनो एसिड्स की अगर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, दैट एनर्जी प्रोवाइड्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मेटाबॉलिक एनर्जी. क्या है? अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, दैट एनर्जी प्रोवाइड्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मेटाबॉलिक एनर्जी. बट अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, वो एनर्जी वैरी करती है. क्या करती है? वैरी करती है विथ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मेटाबॉलिक कंडीशन. विथ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म and metabolic condition means organisms to organisms, and with metabolic condition अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, वो एनर्जी वैरी करती है. और वो वैरी कैसे करती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. कार्निवोर्स के केस में अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 90% कंट्रीब्यूट करती है. जबकि हार्बीवोर्स के केस में अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट करती है. मीन्स कार्निवोर्स के केस में अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी कंट्रीब्यूट 90% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट. बट हर्बीवोर्स के केस में अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी कंट्रीब्यूट only small fraction of the total energy requirement. बट अब यहाँ पे सवाल ये है कि अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का पर्पस क्या है? ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या रोल प्ले करता है? सो यहाँ पे 3 केस है. फर्स्ट वन इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमाइनो एसिड्स को कहाँ से लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमाइनो एसिड्स को इन्वायरमेंट से स्कैवेंज करते हैं. कहाँ से स्कैवेंज करते हैं? इन्वायरमेंट से स्कैवेंज करते हैं. और इस अमाइनो एसिड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्यूल के रूप में यूज करते हैं. मीन्स अमाइनो एसिड्स आर सोर्स ऑफ फ्यूल. बट अगर प्लांट की बात करें, प्लांट बहुत ही रेयरली यूज करता है अमाइनो एसिड्स को फ्यूल की तरह. तो अब सवाल ये है कि प्लांट्स में अमाइनो एसिड्स का क्या रोल है? प्लांट्स में अमाइनो एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड प्लांट्स में अमाइनो एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज होते हैं. किस में यूज होते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज होते हैं. और किस चीज की बायोसिंथेसिस में? बायोसिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बायोसिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स का यूज होता है. और वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से हैं? प्रोटीन्स हुए, न्यूक्लियोटाइड्स हुए एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है. अगर एनिमल की बात करें, एनिमल के केस में अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन 3 डिफरेंट मेटाबॉलिक सर्कमस्टांसेस में होते हैं. पहला क्या है? पहला ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन. और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन. नॉर्मल कंडीशन में सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन से जो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं, उस अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है. क्या होता है?
ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है, मीन्स उस अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, जब प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटीन रिच डाइट जब लेते हैं तो बॉडी के नीड से अमाइनो एसिड एक्सीड करता है। क्या करता है, अमाइनो एसिड एक्सीड करता है बॉडी के नीड से। तो जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होंगे उसका क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होंगे उनका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा। और एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन क्यों होगा, ये तो स्टोर भी हो सकता है एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड, जैसे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, एक्स्ट्रा फैट स्टोर होते हैं, उसी तरह एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड भी स्टोर हो सकते हैं। बट बॉडी में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। थर्ड कंडीशन है ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। क्या है तीसरा कंडीशन, स्टारवेशन एंड इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। और इस केस में दो कंडीशन होंगे। क्या कंडीशन होंगे, फर्स्ट वन, या तो कार्बोहाइड्रेट अनअवेलेबल होगा। क्या होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट अनअवेलेबल होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट अगर अवेलेबल होगा तो इस कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होगा तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और इन दोनों के केस में फ्यूल क्या यूज होगा, सेलुलर प्रोटीन। सो एनिमल के केस में तीन कंडीशन में अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। पहला तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन कब होता है, जब सेलुलर प्रोटीन की नॉर्मल सिंथेसिस होती है और नॉर्मल डिग्रेडेशन होता है। तो इस कंडीशन में कुछ अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन और उस अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, जब प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो बॉडी के नीड से अमाइनो एसिड एक्सीड करता है, और जो अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड एक्सीड करता है दैट इज एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड, वो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि बॉडी में अमाइनो एसिड का स्टोरेज नहीं होता है। और थर्ड कंडीशन है स्टारवेशन एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। और इस तरह की सिचुएशन में दो कंडीशन होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट अनअवेलेबल होगा, फॉर एग्जाम्पल इन स्टारवेशन, स्टारवेशन के केस में कार्बोहाइड्रेट अनअवेलेबल होता है, बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस के केस में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है बट उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और इन दोनों कंडीशन में फ्यूल का काम कौन करेगा, सेलुलर प्रोटीन करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है या फिर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल ही नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन तीनों कंडीशन में, चाहे नॉर्मल कंडीशन हो या प्रोटीन रिच डाइट हो या ड्यूरिंग स्टारवेशन और इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस हो, अमाइनो एसिड का जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है उनका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है। क्या है, रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है फ्रॉम द अमाइनो एसिड। मीन्स तीनों कंडीशन में, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो या प्रोटीन रिच डाइट का कंडीशन हो या फिर स्टारवेशन या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस का कंडीशन हो, इन तीनों कंडीशन में अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। और अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है। और अमाइनो एसिड से जब अल्फा अमाइनो ग्रुप रिमूव होते हैं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा कीटो एसिड। क्या बनेगा, अल्फा कीटो एसिड। और इस अल्फा कीटो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन होता है, इनका दो फेट है, या तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन केस ऑफ एनिमल्स, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में
अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से पढ़ने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ह्यूमंस में अमाइनो एसिड का सोर्स क्या है। और ह्यूमंस में अमाइनो एसिड का सोर्स है डाइटरी प्रोटीन। क्या है? डाइटरी प्रोटीन। मीन्स ह्यूमंस में अमाइनो एसिड का मेजर सोर्स है डाइट। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस डाइटरी प्रोटीन का डिग्रेडेशन कहाँ और कैसे होता है। इस डाइटरी प्रोटीन का डिग्रेडेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, मीन्स GIT में होता है। अब ये GIT क्या है? GIT इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन होते हैं। फर्स्ट वन इज द सैलिवरी ग्लैंड, second one is the liver and third one is the pancreas। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये माउथ से शुरू होता है और इंड होता है एनस पे जाके। सो दिस इज द फिगर दैट शोज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो माउथ के थ्रू फूड इनटेक लेते हैं, उसके बाद बकल कैविटी में जाती है फूड। बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी से फूड फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से फूड ईसोफेगस में जाती है, ईसोफेगस के बाद फूड स्टोमक में जाती है। सो दिस इज द स्टोमक, दिस पार्ट इज द स्टोमक। और स्टोमक के बाद फूड कहाँ जाती है? स्टोमक के बाद फूड जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होता है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। सो दिस पार्ट इज डिओडिनम विच इज सी शेप्ड। और सी शेप्ड का स्ट्रक्चर में दो विंग होता है और इन दोनों विंग के बीच में एक ग्लैंड होते हैं जिनको पैंक्रियाज बोलते हैं। सो दिस इज द पैंक्रियाज, this part is the pancreas and this part is the jejunum and this part is the ileum। small intestine के बाद जो part होता है that is large intestine। और large intestine में भी तीन part होते हैं। first one is the cecum, second one is the colon and third one is the rectum। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम होता है ये फाइनली एनस में ओपन होता है और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड बाहर हो जाते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, वॉल ऑफ GIT। GIT का वॉल काफी इम्पॉर्टेंट होता है फूड के डाइजेशन में। GIT के वॉल की स्ट्रक्चर देखें तो जो GIT का वॉल होता है वो 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उनको शेरोशा बोलते हैं। GIT का जो आउटर मोस्ट लेयर है उनको क्या बोलते हैं? शेरोशा। शेरोशा के बाद वाली जो लेयर है, दीज 2 लेयर, इन दोनों लेयर को मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं। और मस्कुलरिस म्यूकोसा नाम से ही पता चल रहा है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। मस्कुलरिस म्यूकोसा किससे बना होता है? मसल से बना होता है। और ये मसल का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। जो आउटर मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है उसमें मसल्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं। जो इनर मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है उसमें मसल्स सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए उनको सर्कुलर मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, outer longitudinal muscularis mucosa and inner circular muscularis mucosa। मस्कुलरिस म्यूकोसा के बाद वाली लेयर है दिस लेयर, इस लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा, क्योंकि ये म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर है इसलिए इसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। सब म्यूकोसा के बाद वाली जो लेयर है उनको म्यूकोसा बोलते हैं एंड म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर।
और ये म्यूकोसा जीआईटी के ल्यूमेन के टच में होता है। दिस इज द ल्यूमेन, जो खाली पार्ट है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जीआईटी का, ये स्ट्रक्चर को ल्यूमेन बोलते हैं। एंड दिस इज द वॉल ऑफ जीआईटी, जो कि 4 लेयर से बने होते हैं। और जीआईटी का जो इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा, वो ल्यूमेन के टच में होता है। अब ये जो म्यूकोसा लेयर है डिफरेंट ऑर्गन्स में अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। और यहाँ पे हमें पढ़ना है 2 ऑर्गन का। फर्स्ट वन इज द स्टोमक एंड सेकेंड वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा का क्या रोल है? अगर स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में म्यूकोसा का 2 खास बात है। पहली खास बात, स्टोमक का जो म्यूकोसा होता है वो इरेगुलर फोल्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? इरेगुलर फोल्डिंग। और इस इरेगुलर फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? रूगी। स्टोमक के म्यूकोसा जो इरेगुलर फोल्ड बनाते हैं, उस इरेगुलर फोल्डिंग को बोलते हैं रूगी। और दूसरी खास बात यह है कि स्टोमक के म्यूकोसा में स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं और उस स्पेशलाइज्ड ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द म्यूकस नेक सेल। फर्स्ट वन क्या है? म्यूकस नेक सेल। सेकेंड वन इज द पेप्टिक सेल। सेकेंड वन क्या है? पेप्टिक सेल। और पेप्टिक सेल का दूसरा नाम है चीफ सेल। पेप्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? चीफ सेल। और इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। पेप्टिक के लास्ट में सी है और चीफ के स्टार्टिंग में सी है, तो पेप्टिक सेल को चीफ सेल बोलते हैं। थर्ड वन इज द पेराइटल सेल। क्या है? थर्ड वन इज द पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल का दूसरा नाम है ऑक्जिंटिक सेल। पेराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जिंटिक सेल। और इन तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन अलग अलग है। म्यूकस नेक सेल का फंक्शन है म्यूकस सिक्रीट करना। क्या करना? म्यूकस सिक्रीट करना, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। पेप्टिक सेल और चीफ सेल का काम है पेप्सिनोजेन सिक्रीट करना। पेप्टिक सेल और चीफ सेल का काम है पेप्सिनोजेन सिक्रीट करना, जबकि पेराइटल और ऑक्जिंटिक सेल का काम है HCl सिक्रीट करना। So this is the modification of mucosa in the stomach. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है वो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाता है। और वो खूबसूरत स्ट्रक्चर क्या होता है? वो खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? villi. So this is the finger like projection of small intestine and this finger like projection को क्या बोलते हैं? villi. So this is the finger like projection which is known as villi. अब इस villi की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग की भी खास बात है। villi की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं इस तरह का। और इस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन की वजह से ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और इस प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई बोलते हैं। और इनका काम क्या है? विलाई एंड माइक्रोविलाई का काम क्या है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की जरूरत इसलिए पड़ी टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो सो इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज होता है। दूसरी खास बात यह है स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई की कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई होता है इट इज प्रोवाइडेड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा का जो एपिथेलियल सेल्स होता है उसमें डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होते हैं। और उस एपिथेलियल सेल से जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज में। सो इन दिस फिगर द कैपिलरीज शोइंग द ब्लू एंड रेड कलर इज द कैपिलरीज। Red color capillaries is artery in which oxygenated blood is flowing and the blue color is showing venous blood which is deoxygenated blood. So इस capillaries में digested food का absorption होता है।
और डाइजेस्टेड फूड क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेस्टेड फूड दैट इज मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, एंड प्रोटीन का डाइजेस्टेड फूड दैट इज अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स है। यहाँ पे मैंने फैट्स के डाइजेशन की बात नहीं की। फैट के डाइजेशन से क्या रिलीज होता है? फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, और फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए ब्लड कैपिलरीज में ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स से लिम्फ वेसल में। कहाँ होता है? लिम्फ वेसल में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में जो लिम्फ वेसल होते हैं उनका स्पेशल नाम दिया जाता है, और दैट इज लैक्टियल। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फ वेसल को क्या बोलते हैं? लैक्टियल। और इसी लैक्टियल में फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स किस चिड़िया का नाम है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन से म्यूकोसा में फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइसिलीज, तो माइसिलीज क्या करते हैं? उस फैटी एसिड को रिलीज कर देते हैं म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स में। अब म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स में वो फिर से रिकन्वर्ट हो जाते हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में। अब ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की क्या होती है? पैकेजिंग होती है। और पैकेजिंग कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स में। और इस पैकेजिंग में क्या होता है? इस पैकेजिंग में क्या होता है कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ पैकेजिंग होता है। क्या होता है? ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ है। अब ये एपोलाइपोप्रोटीन क्या है? एपो मीन्स सेपरेट एंड लाइपो मीन्स लिपिड, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। वैसा प्रोटीन जो लिपिड फ्री प्रोटीन है। सो इस ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की जब पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ, तो ये लाइपोप्रोटीन एग्रीगेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइपोप्रोटीन एग्रीगेट। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइपोप्रोटीन एग्रीगेट बनता है उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। और इस काइलोमाइक्रॉन का एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल से वो ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं थ्रू सबक्लेवियन वेन। So this is all about modification of mucosa in stomach as well as in small intestine. अब सवाल यहाँ पे यह है कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है जीआईटी में। मौत के थ्रू हम डाइट लेते हैं, मौत में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। मौत के बाद फूड जाता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन के लिए इंजाइम नहीं होता है। अब बक्कल कैविटी से फैरिंग्स में जाता है, फैरिंग्स में भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। फैरिंग्स के बाद ये आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में किसी भी फूड कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से फूड पास करते हैं फ्रॉम फैरिंग्स टू स्टोमक। अब फूड आएगा स्टोमक में। ये पोर्शन जो है ये स्टोमक का पोर्शन है। दिस इज द स्टोमक। अब ये स्टोमक में जैसे ही प्रोटीन फूड आया, क्या आया? जैसे ही प्रोटीन फूड आया, स्टोमक के गैस्ट्रिक म्यूकोसा को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? जो प्रोटीन फूड होता है स्टोमक के गैस्ट्रिक म्यूकोसा को स्टिमुलेट करता है। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्यों स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करने के लिए? गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड है म्यूकस नेक सेल, दूसरा पेप्टिक सेल जिसको चीफ सेल भी बोलते हैं, और तीसरा पेराइटल सेल जिसको ऑक्जिंटिक सेल भी बोलते हैं। और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करती है, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन सिक्रीट करती है, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन सिक्रीट करती है, और पेराइटल सेल या ऑक्जिंटिक सेल HCl सिक्रीट करती है।
और इस HCl की वजह से गैस्ट्रिक जूस का pH 1 to 2.5 हो जाता है एंड दिस रेंज ऑफ pH इज हाईली एसिडिक। ये क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है और ये एसिडिक pH दो काम करता है। पहला तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और दूसरा ये डीनेचरिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या करता है? एंटीसेप्टिक एंड डीनेचरिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब हुआ? ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फॉरेन सेल्स को किल करते हैं। डीनेचरिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन अनफोल्डिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन अनफोल्डिंग का काम करते हैं। प्रोटीन अनफोल्डिंग से क्या फायदा होता है? प्रोटीन अनफोल्डिंग से फायदा ये होता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स का इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेसिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेसिबल हो जाता है। किसके लिए एक्सेसिबल होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स से एक्सेसिबल हो जाता है। जब ग्लोबुलर प्रोटीन अनफोल्ड हो गया तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा एंड दैट एंजाइम इज पेप्सिनोजेन। स्टोमक में कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? एंड दिस पेप्सिनोजेन इज जाइमोजेन। जाइमोजेन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है, इसलिए इसको जाइमोजेन बोलते हैं। पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पेप्सिन ऑटो कैटालिटिक क्लीवेज करता है पेप्सिनोजेन का और मोर अमाउंट ऑफ पेप्सिन बनते हैं। अब ये पेप्सिन क्या करता है? इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, बट ये किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज नहीं करता है। ये स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। और वो स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड कौन है? वो स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड है वैसा पेप्टाइड बॉन्ड जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड दैट इज फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन के एन टर्मिनस की साइड में हो। क्या हो? वैसा पेप्टाइड बॉन्ड जो फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन या एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एन टर्मिनस की साइड में हो। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द एन टर्मिनस एंड दिस इज द सी टर्मिनस पेप्टाइड बॉन्ड है। वैसा पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन ने अमाइनो ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया है। क्या किया है? अमाइनो ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा। सो जैसे ही पेप्सिन प्रोटीन के स्पेसिफिक इंटरनल बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? स्मॉलर पेप्टाइड्स में। किस चीज में? स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये स्मॉलर पेप्टाइड्स का इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है। मीन्स अब जब प्रोटीन्स पेप्सिन से डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद स्टोमक में डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक में कोई भी एंजाइम नहीं है। स्टोमक में सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम है और वो एंजाइम है पेप्सिनोजेन। अब इसके बाद फूड कहाँ जाता है? इसके बाद फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद फूड कहाँ आएगा? इसके बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में जाएगा। ड्यूोडेनम का जो शेप होता है वो सी शेप्ड होता है और इसमें 2 विंग होते हैं। दोनों के बीच में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिनको पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। सो जैसे ही फूड स्टोमक से ड्यूोडेनम में आएगा, स्टोमक में जो फूड होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो pH होता है वो अल्कलाइन होता है। तो इससे क्या होगा? जब एसिडिक फूड ड्यूोडेनम में आएगा तो स्टोमक को हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए ड्यूोडेनम एक हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन को बोलते हैं सिक्रीटिन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिक्रीटिन। अब ये सिक्रीटिन क्या करेगा? ये सिक्रीटिन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। पैंक्रियाज को क्यों स्टिमुलेट करेगा? फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट आयन हाईली अल्कलाइन होता है और ये पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूोडेनम में आएगा। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन ड्यूोडेनम में आएगा, फूड का जो नेचर है वो अल्कलाइन हो जाएगा।
मीन्स फूड का जो एसिडिटी है वो 7 to 7.8 तक आ जाएगा एंड दिस रेंज ऑफ पीएच इज अल्कलाइन। मीन्स बाइकार्बोनेट आयन का क्या फंक्शन हुआ, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। जब फूड की एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो गई तो डिओडिनम एक और काम करेगा, क्योंकि इस फूड में प्रोटीन है, वो प्रोटीनेशियस फूड डिओडिनम को स्टिमुलेट करता है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और उस हार्मोन को बोलते हैं सीसीके। सीसीके क्या है, सीसीके इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या फंक्शन है, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, पैंक्रिएटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, पैंक्रिएटिक एंजाइम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। और पैंक्रिएटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं, पैंक्रिएटिक एंजाइम्स 4 हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज 2 तरह का होता है, ए एंड बी, और ये दोनों के दोनों जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। क्या है, ये दोनों के दोनों जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। अब ये जो पैंक्रिएटिक एंजाइम है, दीज आर जाइमोजेंस। क्या है, दीज आर जाइमोजेंस मीन्स ये जो पैंक्रिएटिक एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। मीन्स ट्रिप्सिनोजेन इज जाइमोजेन ऑफ ट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिन जो है इट इज ए जाइमोजेन ऑफ काइमोट्रिप्सिन। क्या है, काइमोट्रिप्सिन। Procarboxypeptidases are zymogens of carboxypeptidase. So these are the zymogens of these active enzymes. तो अब सवाल ये है कि ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम रिलीज होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज का क्या फंक्शन है, ये इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन पे एक्ट करता है और ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्रिप्सिनोजेन को भी एक्टिवेट करता है एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन को भी एक्टिवेट करता है एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी एक्टिवेट करता है। क्या करता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी एक्टिवेट करता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज 2 तरह के होते हैं, ए एंड बी, दोनों को एक्टिवेट करता है। जब ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है तो ये बनाता है काइमोट्रिप्सिन। क्या बनाता है, काइमोट्रिप्सिन। एंड ट्रिप्सिन जब प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी को एक्टिवेट करता है तो ये बनाता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। क्या बनाता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी। अब ये पैंक्रिएटिक एंजाइम्स उस स्मॉलर पेप्टाइड पे एक्ट करेगा एंड दीज एंजाइम्स आर आल्सो स्पेसिफिक टू हाइड्रोलाइज द इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रिप्सिन की स्पेसिफिसिटी कहाँ पे होती है, ट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा जो लाइसिन एंड अर्जिनिन के सी टर्मिनस पे हो। क्या हो, जो लाइसिन एंड अर्जिनिन के सी टर्मिनस पे हो। मीन्स उस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लाइसिन एंड अर्जिनिन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया हो। जबकि अगर काइमोट्रिप्सिन की अगर बात करें तो काइमोट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के सी टर्मिनस पे हो। क्या हो, जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के सी टर्मिनस पे हो। मीन्स फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन के सी टर्मिनस पे हो। इसका मतलब क्या हुआ, वो पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन ने कार्बोक्सिल ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया हो। पेप्सिन भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बगल वाले पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करता है, बट पेप्सिन के केस में क्या होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड के इन टर्मिनस के साइड के पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, जबकि काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड के सी टर्मिनस वाले पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। अब जो स्मॉलर पेप्टाइड जो बने थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्मॉलर पेप्टाइड पे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा। क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा। और जब स्मॉल पेप्टाइड पे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो ये शॉर्ट पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, शॉर्ट पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस शॉर्ट पेप्टाइड में एन टर्मिनस होते हैं एंड सी टर्मिनस होते हैं। क्या होते हैं, एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस।
अब यहाँ पे दो इंजाइम एक्ट करेगा। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड सेकेंड वन इज द अमाइनोपेप्टिडेज। सेकेंड वन क्या है? अमाइनोपेप्टिडेज। और जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, एक सी टर्मिनल के लिए स्पेसिफिक है और दूसरा एन टर्मिनस के लिए स्पेसिफिक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करेगा? सी टर्मिनस से अमाइनो एसिड को एक एक करके रिमूव करेगा। अमाइनोपेप्टिडेज क्या करेगा? शॉर्ट पेप्टाइड के एन टर्मिनस से एक एक करके अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा। इसके बाद जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर फ्री अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड का होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में जो मिक्सचर है उसमें क्या है? फ्री अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। इनका एब्जॉर्प्शन होगा इपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा में एपिथेलियल सेल्स होते हैं उस एपिथेलियल सेल्स में इनका एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा और ब्लड से वो फाइनली लीवर में जाएगा, जहाँ पे अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा? जहाँ पे अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा। सो इन समरी जो डाइटरी प्रोटीन होते हैं उस डाइटरी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है कहाँ पे? इस डाइटरी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? अमाइनो एसिड्स में। और यहाँ से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा लेयर हैं उनके एपिथेलियल सेल्स में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर के एपिथेलियल सेल्स में अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ से अमाइनो एसिड्स ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? लीवर में जाता है, और लीवर में अमाइनो एसिड्स का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? लीवर में अमाइनो एसिड्स का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। और लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं? लीवर के सेल्स को बोलते हैं जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में होते हैं, और साइटोसोल में ही अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। कोई भी अमाइनो एसिड हो उनके ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है। किसी भी अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है। और किसी भी अमाइनो एसिड से जो अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है वो एक एंजाइम से होता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? उस एंजाइम को बोलते हैं एमिनो ट्रांसफरेज है। अमाइनो ट्रांसफरेज का दूसरा नाम भी है एंड दैट इज ट्रांस एमिनेज। क्या है? ट्रांस एमिनेज। एंड रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप के रिएक्शन को बोलते हैं क्या? ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन क्या है? ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन इज द रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। सो दिस इज द अमाइनो एसिड। और हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में अमाइनो एसिड का जब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल। और अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल कौन करता है? अमाइनो ट्रांसफरेज है। और अमाइनो एसिड के अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है तो ये कहाँ जाता है? ये अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट को, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर रिसीविंग द अल्फा अमाइनो ग्रुप है। और जो अमाइनो एसिड है वो अल्फा कीटो एसिड के फॉर्म में रह जाता है। सो दिस इज द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का एंजाइम क्या है? ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का एंजाइम है अमाइनो ट्रांसफरेज। और सेल्स में अमाइनो ट्रांसफरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं एंड ईच अमाइनो ट्रांसफरेज इज स्पेसिफिक फॉर देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमाइनो ट्रांसफरेज चाहे कोई भी हो उनमें दो चीजें कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? फर्स्ट वन इज द कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म।
कोई भी अमाइनो ट्रांसफरेज हो, सारे अमाइनो ट्रांसफरेज में दो चीजें कॉमन होती है. फर्स्ट वन इज द कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म. कोएंजाइम की अगर बात करें तो अमाइनो ट्रांसफरेज में कोएंजाइम क्या होता है? अमाइनो ट्रांसफरेज में कोएंजाइम होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. एंड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को बोलते हैं PLP. सो अमाइनो ट्रांसफरेज चाहे कोई भी हो, सारे अमाइनो ट्रांसफरेज में जो कोएंजाइम होंगे वो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट होंगे. ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट क्या है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B6. और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन. सो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज कोएंजाइम फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सिन. पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की दूसरी खास बात यह है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अमाइनो ट्रांसफरेज के अलावा एक और एंजाइम में कोएंजाइम के फॉर्म में रहता है. और वो कौन सा एंजाइम है? वो एंजाइम है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज. बट पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का प्राइमरी रोल है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का प्राइमरी रोल क्या है? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में प्राइमरली इन्वॉल्व होता है. पायरिडॉक्सल फॉस्फेट दो फॉर्म में होते हैं. फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द एमिनेटेड फॉर्म. पायरिडॉक्सल फॉस्फेट दो फॉर्म में होते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म एंड एमिनेटेड फॉर्म. एल्डिहाइड फॉर्म को पायरिडॉक्सल फॉस्फेट बोलते हैं, जबकि एमिनेटेड फॉर्म को पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट बोलते हैं. एल्डिहाइड फॉर्म में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जबकि एमिनेटेड फॉर्म में एमीन फंक्शनल ग्रुप होते हैं. एल्डिहाइड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है. क्या करता है? एल्डिहाइड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, जबकि एमिनेटेड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है. क्या करता है? एमिनेटेड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है. और ये किसको डोनेट करता है? ये डोनेट करता है अल्फा कीटो एसिड को. अगर इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो पहले पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंजाइम से बॉन्ड बनाता है. और एंजाइम के किस रेजिड्यू से बॉन्ड बनाता है? एंजाइम के लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप से बॉन्ड बनाता है. और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंजाइम के लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप से जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? उस बॉन्ड को बोलते हैं सिफ बेस. एंड दिस सिफ बेस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एल्डिमाइन. इंटरनल एल्डिमाइन बॉन्ड जो बनता है, ये किसके किसके बीच में बनता है? ये एंजाइम एंड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के बीच में बनता है. और जब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंजाइम से बॉन्ड बना लेता है तो इस पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को क्या बोलते हैं? इस पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को एक्टिवेटेड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट बोलते हैं. अब ये जो एक्टिवेटेड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, ये सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड से अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिसीव करता है. सो दिस इज द एक्टिवेटेड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंड दिस इज द सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड. सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं: अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड R ग्रुप है. अमाइनो एसिड चाहे कोई भी हो, उस अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप जो होता है, ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट से सिफ बेस बनाता है. और जब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंड सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड के बीच में जो सिफ बेस बनते हैं, इस सिफ बेस को क्या बोलते हैं? इस सिफ बेस को बोलते हैं एक्सटर्नल एल्डिमाइन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एल्डिमाइन. और एक्सटर्नल एल्डिमाइन का 3 फेट होता है. फर्स्ट वन इज द ट्रांस एमिनेशन. पहला क्या होता है? ट्रांस एमिनेशन. Second one is the racemization and third one is the decarboxylation. And transamination किस में इन्वॉल्व होता है? अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है उसमें पायरिडीन रिंग होते हैं. क्या होते हैं? पायरिडीन रिंग होते हैं. और ये पायरिडीन रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये पायरिडीन रिंग जो होते हैं, ये कंजुगेशन में होते हैं विद एक्सटर्नल एल्डिमाइन. और कंजुगेशन में होने से क्या फायदा होता है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को परमिट करता है. और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है
ये कार्ब एनायन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। पायरिडीन रिंग का क्या काम है? पायरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन को परमिट करता है और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होने से कार्ब एनायन के फॉर्मेशन प्रिवेंट होती है। दूसरी खास बात यह है कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट बनते हैं और उस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं क्विनोनॉइड इंटरमीडिएट। एंड इस क्विनोनॉइड इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट होता है एंड आफ्टर दैट देयर इज अ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। एंड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड थे उनका अल्फा अमाइनो ग्रुप कहाँ आ जाता है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे। और जब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे अमाइनो ग्रुप आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एमिनेटेड फॉर्म। और एमिनेटेड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट है। और जो सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड है इनका डिपार्चर हो जाता है किस फॉर्म में? अल्फा कीटो एसिड के फॉर्म में। पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट क्या करेगा? जो इनकमिंग अल्फा कीटो एसिड है उनको ये अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा। सो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड थे, ये सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो किस फॉर्म में कलेक्ट हुआ? वो ग्लूटामेट के फॉर्म में कलेक्ट हुआ। मीन्स ग्लूटामेट acts as collector of amino group। ये क्या है? कलेक्टर ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है। सो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनका अल्फा अमाइनो ग्रुप एल ग्लूटामेट के फॉर्म में कलेक्ट होता है। अब ये ग्लूटामेट क्या करेगा? ग्लूटामेट ये कहाँ बना है? हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में बना है। अब हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये ग्लूटामेट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो इस ग्लूटामेट का क्या होगा? इस ग्लूटामेट का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जिस एंजाइम से होगा उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। उसको क्या बोलेंगे? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। अब इस ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की कुछ खास बातें हैं। मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी खास बात, मैमल्स में जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं ये दोनों को फैक्टर यूज करते हैं, NAD प्लस या फिर NADP प्लस। And this is the only enzyme that uses both cofactor, either NAD plus or NADP plus है। प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं ये स्पेसिफिक होता है, या तो NAD प्लस के लिए स्पेसिफिक होगा या तो NADP प्लस के लिए स्पेसिफिक होगा। तो हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या बनाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट एंड फ्री अमोनियम आयन रिलीज करेगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट इंटर कहाँ करेगा? सिट्रिक एसिड साइकिल में। और सिट्रिक एसिड साइकिल में इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट का या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या फिर ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा ऑक्सैलो एसीटेट एंड दिस ऑक्सैलो एसीटेट एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ये ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा एंड ये अमोनियम आयन यूरिया साइकिल में इंटर करेगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। सो ये स्टोरी हुई कि डाइटरी प्रोटीन के डिग्रेडेशन से जो अमाइनो एसिड बनते हैं उस अमाइनो एसिड का क्या फेट है। बट डाइटरी प्रोटीन के अलावा एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में भी फ्री अमोनिया रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में भी फ्री अमोनिया रिलीज होते हैं। और वो फ्री अमोनिया कैसे रिलीज होते हैं? वो फ्री अमोनिया वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन होता है। ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन होता है और न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन से क्या होता है? फ्री अमोनिया रिलीज होता है। और ये फ्री अमोनिया काफी टॉक्सिक होता
है तो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं, ये फ्री अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं, वो फ्री अमोनिया पहले क्या करता है, पहले वो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करता है। क्या करता है, ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करता है। जब ग्लूटामेट फ्री अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनेगा, ग्लूटामीन बनाएगा। और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूटामेट एटीपी के साथ रिएक्शन करता है और एटीपी के साथ जब रिएक्शन करता है तो एडीपी रिलीज हो जाता है और एक फॉस्फेट ग्लूटामेट पे जाके बॉन्ड हो जाता है और वो एक इंटरमीडिएट बनाता है। उस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामीन सिंथेटेज। सिंथेटेज है मीन्स एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। अब ये जो गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट है ये फ्री अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ग्लूटामीन बनाता है। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामीन सिंथेटेज। सो ग्लूटामेट से ग्लूटामीन 2 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप में वो एटीपी से रिएक्शन करता है और गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट बनाता है। अब ये गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट जो है अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और एल ग्लूटामीन बनाता है। ये ग्लूटामीन ट्रांसपोर्ट करेगा लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, मीन्स हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेगा। मीन्स जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं, वो फ्री अमोनिया किस फॉर्म में लीवर में आते हैं, वो फ्री अमोनिया लीवर में आते हैं ग्लूटामीन के फॉर्म में। और जब वो लीवर में आते हैं तो लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में उनका हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिनेज। और जब ग्लूटामीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो 2 प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट वन इज द ग्लूटामेट एंड सेकेंड वन इज द अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जो बना है वो यूरिया साइकिल में इंटर करेगा और जो ग्लूटामेट बना है इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और इनका 2 फेट है। इस ग्लूटामेट का अगर फर्दर प्रोसेसिंग होगा, अमोनियम आयन रिलीज करेगा एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट रिलीज करेगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा या फिर ग्लूकोज सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। दूसरा फेट ये है कि ये ग्लूटामेट बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। सो इन कंक्लूजन, जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं वो फ्री अमोनिया लीवर में ग्लूटामीन के फॉर्म में आते हैं। बट मसल्स के केस में जो फ्री अमोनिया जनरेट होता है वो फ्री अमोनिया ग्लूटामीन के फॉर्म में नहीं आते हैं। तो फिर वो फ्री अमोनिया किस फॉर्म में आते हैं। सो मसल्स में मसल्स प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, फ्री अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब इस फ्री अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है। और अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म क्यों होता है, क्योंकि मसल्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फ्यूल के फॉर्म में यूज होते हैं और अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है तो ऑब्वियसली फ्री अमोनिया जनरेट होता है और वो अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। अब ये अमोनिया जो होता है टॉक्सिक होता है, तो मसल से लीवर तक कैसे जाएगा। ये अमोनिया ग्लूटामेट के साथ बाइंड करता है और ग्लूटामेट अल्फा अमाइनो ग्रुप पायरुवेट को देता है और पायरुवेट अलानीन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज। और ये अलानीन मसल से कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू जाएंगे। लीवर में जब ये अलानीन आएगा तो लीवर के साइटोसोल में अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्रेजेंट है और लीवर के साइटोसोल में जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्रेजेंट है उस अल्फा कीटो ग्लूटरेट को ये अलानीन अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनेट कर देगा। क्या करेगा, हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है उस अल्फा कीटो ग्लूटरेट को अलानीन अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा और जब अलानीन अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है दैट इज आल्सो अलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज। अब इस ग्लूटामेट का क्या होगा, ये ग्लूटामेट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा।
कहाँ जाएगा? हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ये ग्लूटामेट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा। ये अमाइनो ग्रुप यूरिया साइकिल में इंटर करेगा और यूरिया का फॉर्मेशन करेगा। अब सवाल यहाँ पे यह है कि इस पायरुवेट का क्या होगा? ये पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाएगा। अब ये ग्लूकोज लीवर से अगेन मसल्स में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे और मसल्स में इस ग्लूकोज की क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस होगी और वो क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा। अब फिर से ये पायरुवेट ग्लूटामेट से अल्फा अमाइनो ग्रुप रिसीव करेगा और अलानिन बनाएगा और ये साइकिल रिपीट होगा। सो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस साइकिल को क्या बोलते हैं? इस साइकिल को बोलते हैं ग्लूकोज अलानिन साइकिल। और ग्लूकोज अलानिन साइकिल दो ऑर्गन में होता है। फर्स्ट वन इज द मसल एंड सेकेंड वन इज द लीवर। सो ग्लूकोज अलानिन साइकिल के लिए दो ऑर्गन चाहिए, मसल एंड लीवर। सो इन कंक्लूजन अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स में जो फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं वो फ्री अमोनिया किस फॉर्म में लीवर में जाते हैं? वो फ्री अमोनिया दो फॉर्म में लीवर में जाते हैं। फर्स्ट वन इज द अलानिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूटामिन। So this is all about metabolic fate of amino acids from different sources, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any doubt, query and suggestion, please let me know in the comment section.
सो इन समरी जो डाइटरी प्रोटीन होते हैं उस डाइटरी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है कहाँ पे, इस डाइटरी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, अमाइनो एसिड्स में, और यहाँ से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा लेयर हैं उनके एपिथेलियल सेल्स में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर के एपिथेलियल सेल्स में अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ से अमाइनो एसिड्स ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में अमाइनो एसिड्स का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, लीवर में अमाइनो एसिड्स का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। और लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, लीवर के सेल्स को बोलते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में होते हैं, और साइटोसोल में ही अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। कोई भी अमाइनो एसिड हो उनके ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है। किसी भी अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप है, और किसी भी अमाइनो एसिड से जो अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है वो एक एंजाइम से होता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को बोलते हैं एमिनो ट्रांसफरेज है। अमाइनो ट्रांसफरेज का दूसरा नाम भी है एंड दैट इज ट्रांस एमिनेज। क्या है, ट्रांस एमिनेज। एंड रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप के रिएक्शन को बोलते हैं क्या, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन क्या है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन इज द रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। सो दिस इज द अमाइनो एसिड, और हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में अमाइनो एसिड का जब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल, और अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल कौन करता है, अमाइनो ट्रांसफरेज है। और अमाइनो एसिड के अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है तो ये कहाँ जाता है, ये अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट को, और अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर रिसीविंग द अल्फा अमाइनो ग्रुप है, और जो अमाइनो एसिड है वो अल्फा कीटो एसिड के फॉर्म में रह जाता है। सो दिस इज द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का एंजाइम क्या है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का एंजाइम है अमाइनो ट्रांसफरेज। और सेल्स में अमाइनो ट्रांसफरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंड ईच अमाइनो ट्रांसफरेज इज स्पेसिफिक फॉर देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमाइनो ट्रांसफरेज चाहे कोई भी हो, उनमें दो चीजें कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है, फर्स्ट वन इज द कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी अमाइनो ट्रांसफरेज हो, सारे अमाइनो ट्रांसफरेज में दो चीजें कॉमन होती है, फर्स्ट वन इज द कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। कोएंजाइम की अगर बात करें तो अमाइनो ट्रांसफरेज में कोएंजाइम क्या होता है, अमाइनो ट्रांसफरेज में कोएंजाइम होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, एंड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को बोलते हैं पीएलपी। सो अमाइनो ट्रांसफरेज चाहे कोई भी हो, सारे अमाइनो ट्रांसफरेज में जो कोएंजाइम होंगे वो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट होंगे। ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट क्या है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B6, और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। सो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज कोएंजाइम फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की दूसरी खास बात यह है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अमाइनो ट्रांसफरेज के अलावा एक और एंजाइम में कोएंजाइम के फॉर्म में रहता है, और वो कौन सा एंजाइम है, वो एंजाइम है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज। बट पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का प्राइमरी रोल है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का प्राइमरी रोल क्या है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में प्राइमरली इन्वॉल्व होता है।
पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट दो फॉर्म में होते हैं. फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द एमिनेटेड फॉर्म. पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट दो फॉर्म में होते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म एंड एमिनेटेड फॉर्म. एल्डिहाइड फॉर्म को पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट बोलते हैं, जबकि एमिनेटेड फॉर्म को पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट बोलते हैं. एल्डिहाइड फॉर्म में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जबकि एमिनेटेड फॉर्म में एमीन फंक्शनल ग्रुप होते हैं. एल्डिहाइड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है. क्या करता है? एल्डिहाइड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, जबकि एमिनेटेड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है. क्या करता है? एमिनेटेड फॉर्म अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है. और ये किसको डोनेट करता है? ये डोनेट करता है अल्फा कीटो एसिड को. अगर इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो पहले पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इंजाइम से बॉन्ड बनाता है. और इंजाइम के किस रेजिड्यू से बॉन्ड बनाता है? इंजाइम के लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप से बॉन्ड बनाता है. और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इंजाइम के लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप से जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? उस बॉन्ड को बोलते हैं सिफ बेस. एंड दिस सिफ बेस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एल्डिमाइन. इंटरनल एल्डिमाइन बॉन्ड जो बनता है, ये किसके किसके बीच में बनता है? ये इंजाइम एंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के बीच में बनता है. और जब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इंजाइम से बॉन्ड बना लेता है तो इस पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को क्या बोलते हैं? इस पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को एक्टिवेटेड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट बोलते हैं. अब ये जो एक्टिवेटेड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, ये सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड से अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिसीव करता है. सो दिस इज द एक्टिवेटेड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एंड दिस इज द सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड. सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं: अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड आर ग्रुप है. अमाइनो एसिड चाहे कोई भी हो, उस अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप जो होता है, ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट से सिफ बेस बनाता है. और जब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एंड सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड के बीच में जो सिफ बेस बनते हैं, इस सिफ बेस को क्या बोलते हैं? इस सिफ बेस को बोलते हैं एक्सटर्नल एल्डिमाइन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एल्डिमाइन. और एक्सटर्नल एल्डिमाइन का 3 फेट होता है. फर्स्ट वन इज द ट्रांस एमिनेशन. पहला क्या होता है? ट्रांस एमिनेशन. Second one is the racemization and third one is the decarboxylation. And transamination किस में इन्वॉल्व होता है? अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, उसमें पायरिडीन रिंग होते हैं. क्या होते हैं? पायरिडीन रिंग होते हैं. और ये पायरिडीन रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये पायरिडीन रिंग जो होते हैं, ये कंजुगेशन में होते हैं विद एक्सटर्नल एल्डिमाइन. और कंजुगेशन में होने से क्या फायदा होता है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को परमिट करता है. और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, ये कार्ब एनायन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. पायरिडीन रिंग का क्या काम है? पायरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को परमिट करता है. और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होने से कार्ब एनायन के फॉर्मेशन प्रिवेंट होती है. दूसरी खास बात यह है कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट बनते हैं. और उस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं क्विनोनॉइड इंटरमीडिएट. एंड इस क्विनोनॉइड इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट होता है. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस. एंड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड थे, उनका अल्फा अमाइनो ग्रुप कहाँ आ जाता है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे. और जब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे अमाइनो ग्रुप आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एमिनेटेड फॉर्म. और एमिनेटेड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट है. और जो सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड है, इनका डिपार्चर हो जाता है किस फॉर्म में? अल्फा कीटो एसिड के फॉर्म में. पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट क्या करेगा? जो इनकमिंग अल्फा कीटो एसिड है, उनको ये अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा. सो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड थे, ये सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है, वो किस फॉर्म में कलेक्ट हुआ? वो ग्लूटामेट के फॉर्म में कलेक्ट हुआ. मीन्स ग्लूटामेट acts as collector of amino group. ये क्या है? collector of alpha amino group है. सो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, उनका अल्फा अमाइनो ग्रुप एल ग्लूटामेट के फॉर्म में कलेक्ट होता है. अब ये ग्लूटामेट क्या करेगा?
ग्लूटामेट ये कहाँ बना है? हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में बना है। अब हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये ग्लूटामेट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो इस ग्लूटामेट का क्या होगा? इस ग्लूटामेट का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जिस एंजाइम से होगा उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। उसको क्या बोलेंगे? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। अब इस ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की कुछ खास बातें हैं। मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी खास बात, मैमल्स में जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं ये दोनों को फैक्टर यूज करते हैं, NAD प्लस या फिर NADP प्लस। And this is the only enzyme that uses both cofactor, either NAD plus or NADP plus। प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, तो प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं ये स्पेसिफिक होता है, या तो NAD प्लस के लिए स्पेसिफिक होगा या तो NADP प्लस के लिए स्पेसिफिक होगा। तो हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या बनाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट एंड फ्री अमोनियम आयन रिलीज करेगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट इंटर कहाँ करेगा? सिट्रिक एसिड साइकिल में। और सिट्रिक एसिड साइकिल में इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट का या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या फिर ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा ऑक्सैलोएसीटेट, एंड दिस ऑक्सैलोएसीटेट एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ये ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा। एंड ये अमोनियम आयन यूरिया साइकिल में इंटर करेगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। सो ये स्टोरी हुई कि डाइटरी प्रोटीन के डिग्रेडेशन से जो अमाइनो एसिड बनते हैं उस अमाइनो एसिड का क्या फेट है। बट डाइटरी प्रोटीन के अलावा एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में भी फ्री अमोनिया रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में भी फ्री अमोनिया रिलीज होते हैं। और वो फ्री अमोनिया कैसे रिलीज होते हैं? वो फ्री अमोनिया वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन होता है। ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन होता है। और न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन से क्या होता है? फ्री अमोनिया रिलीज होता है। और ये फ्री अमोनिया काफी टॉक्सिक होता है तो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं ये फ्री अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं वो फ्री अमोनिया पहले क्या करता है? पहले वो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करता है। क्या करता है? ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करता है। जब ग्लूटामेट फ्री अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनेगा? ग्लूटामीन बनाएगा। और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूटामेट ATP के साथ रिएक्शन करता है और ATP के साथ जब रिएक्शन करता है तो ADP रिलीज हो जाता है और एक फॉस्फेट ग्लूटामेट पे जाके बॉन्ड हो जाता है और वो एक इंटरमीडिएट बनाता है। उस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट है। And this reaction is catalyzed by glutamine synthetase। Synthetase है means energy requiring process है। अब ये जो गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट है ये फ्री अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ग्लूटामीन बनाता है। And this reaction is also catalyzed by glutamine synthetase। So ग्लूटामेट से ग्लूटामीन 2 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप में वो ATP से रिएक्शन करता है और गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट बनाता है। अब ये गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट जो है अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और एल ग्लूटामीन बनाता है। ये ग्लूटामीन ट्रांसपोर्ट करेगा लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, मीन्स हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेगा। मीन्स जो
जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं, वो फ्री अमोनिया किस फॉर्म में लीवर में आते हैं? वो फ्री अमोनिया लीवर में आते हैं ग्लूटामीन के फॉर्म में। और जब वो लीवर में आते हैं तो लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में उनका हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिनेज। और जब ग्लूटामीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो दो प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट वन इज द ग्लूटामेट एंड सेकेंड वन इज द अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जो बना है वो यूरिया साइकिल में इंटर करेगा, और जो ग्लूटामेट बना है इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और इनका दो फेट है। इस ग्लूटामेट का अगर फर्दर प्रोसेसिंग होगा, अमोनियम आयन रिलीज करेगा एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट रिलीज करेगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा या फिर ग्लूकोज सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। दूसरा फेट ये है कि ये ग्लूटामेट बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। सो इन कंक्लूजन, जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं वो फ्री अमोनिया लीवर में ग्लूटामीन के फॉर्म में आते हैं। बट मसल्स के केस में जो फ्री अमोनिया जनरेट होता है वो फ्री अमोनिया ग्लूटामीन के फॉर्म में नहीं आते हैं। तो फिर वो फ्री अमोनिया किस फॉर्म में आते हैं? सो मसल्स में मसल्स प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, फ्री अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब इस फ्री अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है। और अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म क्यों होता है? क्योंकि मसल्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फ्यूल की फॉर्म में यूज होते हैं, और अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है तो ऑब्वियसली फ्री अमोनिया जनरेट होता है, और वो अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। अब ये अमोनिया जो होता है टॉक्सिक होता है, तो मसल से लीवर तक कैसे जाएगा? ये अमोनिया ग्लूटामेट के साथ बाइंड करता है, और ग्लूटामेट अल्फा अमाइनो ग्रुप पायरुवेट को देता है, और पायरुवेट अलानीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज। और ये अलानीन मसल से कहाँ जाएंगे? लीवर में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे। लीवर में जब ये अलानीन आएगा तो लीवर के साइटोसोल में अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्रेजेंट है, और लीवर के साइटोसोल में जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्रेजेंट है उस अल्फा कीटो ग्लूटरेट को ये अलानीन अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनेट कर देगा। क्या करेगा? हेपेटोसाइट्स के साइटोसोल में जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है उस अल्फा कीटो ग्लूटरेट को अलानीन अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा, और जब अलानीन अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है दैट इज आल्सो अलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज। अब इस ग्लूटामेट का क्या होगा? ये ग्लूटामेट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ये ग्लूटामेट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा। ये अमाइनो ग्रुप यूरिया साइकिल में इंटर करेगा और यूरिया का फॉर्मेशन करेगा। अब सवाल यहाँ पे यह है कि इस पायरुवेट का क्या होगा? ये पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाएगा। अब ये ग्लूकोज लीवर से अगेन मसल्स में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे, और मसल्स में इस ग्लूकोज की क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस होगी, और वो क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा। अब फिर से ये पायरुवेट ग्लूटामेट से अल्फा अमाइनो ग्रुप रिसीव करेगा और अलानीन बनाएगा, और ये साइकिल रिपीट होगा। सो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस साइकिल को क्या बोलते हैं? इस साइकिल को बोलते हैं ग्लूकोज अलानीन साइकिल। और ग्लूकोज अलानीन साइकिल दो ऑर्गन में होता है। फर्स्ट वन इज द मसल एंड सेकेंड वन इज द लीवर। सो ग्लूकोज अलानीन साइकिल के लिए दो ऑर्गन चाहिए, मसल एंड लीवर। सो इन कंक्लूजन, अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स में जो फ्री अमोनिया जनरेट होते हैं वो फ्री अमोनिया किस फॉर्म में लीवर में जाते हैं? वो फ्री अमोनिया दो फॉर्म में लीवर में जाते हैं। फर्स्ट वन इज द अलानीन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूटामिन। So this is all about metabolic fate of amino acids from different sources, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any doubt, query and suggestion, please let me know in the comment section.